हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में चैप्टर नंबर 16 रीड करेंगे जिसका नाम है द कंपनी राज। ओके बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और मेरे साथ इस वीडियो को देखेंगे। ओके, द वर्ड राज इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत टर्म राजा मीनिंग किंग। जो बच्चों शब्द है राज, ये है ना, इसमें चैप्टर में भी राज वर्ड जो है वो लिया गया है किससे? संस्कृत भाषा के शब्द से राजा से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? किंग। किंग मतलब राजा होता है, उससे ये शब्द राज लिया गया है। कंपनी राज रेफर्स टू द रूल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उस पर जो कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ब्रिटिश की, उन्होंने जो शासन किया है, उन्होंने जो राज किया है, यह कंपनी राज उस शब्द को रेफर करता है। मतलब कि अगर हम कंपनी राज की बात करें तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो मतलब ब्रिटिश द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप पर जो भी बंदिश लगाई गई हैं वो इस टर्म को वेदित करती है। ओके बच्चों, दिस रूल लास्टेड अंटिल 1858। जो ये शासन था, यानी कि उनका जो शासन चला है वो कब तक चला है? 1858 तक चला है। व्हेन द ब्रिटिश क्वीन, जो ब्रिटिश की रानी थी, एस्यूम्ड, उन्होंने ग्रहण किया था क्या? द टास्क ऑफ डायरेक्टली रूलिंग ओवर इंडिया। उन्होंने क्या करा था? भारत पर पूरे सीधा शासन करने के लिए पूरे भारत पर अपना शासन कार्य किया था। लेट अस रीड अबाउट इट। अब हम इस बारे में मतलब कैसे कैसे उन्होंने ब्रिटिश आए, उससे पहले कौन आए, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। कमिंग ऑफ द यूरोपियंस, यूरोप यानी कि यूरोपवासी जो आए उनका आगमन कैसे हुआ भारत में? द पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट नाउन यूरोपियंस टू रीच इंडियन इन 1498। बच्चों 1498 ईस्वी में सबसे पहला पुर्तगाली सैनिक शासक जो था, सैनिक था, वो कौन था? वास्को डी गामा, जिसने सबसे पहले भारत की भी खोज की है, भारत आया था। इट इज सेड दैट ही लॉन्च्ड इन कालीकट। यह कहा जाता है कि इन्होंने लैंडेड किया था कालीकट, जो कि अब कहाँ है? केरला में है। इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, मसालों की खोज करी, एंड द फेमस कॉटन क्लॉथ, और फेमस कॉटन के कपड़े की भी खोज इसने की है। एवेंचुअली अंत में द पोर्टुगीज एंड द स्पेनियर्ड्स सेटल डाउन। अंत में क्या हुआ? जो पुर्तगाली लोग थे एंड और स्पेनियर्ड्स थे यानी कि स्पेनवासी थे, सेटल डाउन, वो सेटल हो गए, यहीं पे रह गए। टू वेरी प्रीसियस ट्रेड, बहुत ज़्यादा समृद्ध व्यापार करने के लिए, इन स्पाइसेस, मसालों का, विद इंडिया, इंडिया में, भारत में मसालों का एक समृद्ध व्यापार करने के लिए जो पोर्टुगीज थे यानी कि जो पुर्तगाली थे और स्पेनवासी थे वो यहीं पर सेटल, यहीं पर रह गए। ओके बच्चों, फिर आगे है द मुगल्स। जो मुगल थे यानी कि मुस्लिम लोग, हु रूल्ड इंडिया, जिन्होंने शासन किया भारत पर, एट दैट टाइम, उस टाइम पर मुगलों का शासन था भारत में, वर नॉट टोटली इन फेवर ऑफ फॉरगिनर्स, वो विदेशियों के मतलब फेवर में नहीं थे। कैरिंग आउट द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया, और वो जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उनको भी नहीं मानना चाहते थे। दिस इज फेवर फॉर एवर, जो उनका ये दुर्व्यवहार था यानी कि मना करना था, वॉज ओवरकम बाय अल्फोंस डी अल्बुर्क द सेकंड पोर्टुगीज, जो कि सेकंड पोर्टुगीज आया था। कौन? अल्बुर्क, पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया, वो बना भारत का गवर्नर। हु एस्टेब्लिश डोमिनेशन, जिन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया ओवर गोवा, गोवा पर। बट लेकिन एनी फर्दर, आगे चलकर क्या हुआ? एक्सपेंसिव ऑफ पोर्टुगीज, पोर्टुगीज का पुर्तगाली का विस्तार होता गया। इन्फ्लुएंस, जो उनका प्रभाव बढ़ा इन इंडिया, भारत पर, वाज कर्ब्ड इन 1580 बाय स्पेन्स इन्वेंशन ऑफ पोर्टुगल। जो पुर्तगालियों का आक्रमण था उसके उस पर 1580 में प्रभाव बहुत ज़्यादा, उसको रोकने का प्रभाव उन्होंने डाला। फिर आए बच्चों द फ्रेंच। जो पोर्टुगीज के बाद कौन आए थे? फ्रेंच, फ्रेंच के लोग आए। द फ्रेंच आल्सो अराइव्ड इन इंडिया, वे भी भारत पहुँचे। एंड सेटअप कंपनीज इन सूरत, और उन्होंने सूरत में एंड मछलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे अपनी कंपनीज स्थापित की विद द परमिशन ऑफ इंडियन रूलर्स, किसकी? भारतीय शासकों की इजाज़त से। फ्रांसिस मार्टिन इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। जो फ्रांसिस मार्टिन है, मार्टिन लूथर का नाम आपने सुना होगा बच्चों। फ्रांसिस मार्टिन इज रिगार्डेड, वो जाने जाते हैं एज द फाउंडर ऑफ, किसकी खोज की है उन्होंने? फ्रेंच कॉलोनियलिज्म यानी कि फ्रांस का उपनिवेशवाद जो भारत में
आया उसकी खोज भी की है। फिर आए बच्चों द डच लोग आए। द डच डिड नॉट कम टू इंडिया, वो भारत सीधे नहीं आए थे। एट द सेम टाइम, उसी टाइम एज द अदर यूरोपियंस, जब यूरोपियंस आए थे उस टाइम पे वे नहीं आए थे, बल्कि वे इन फैक्ट वास्तव में एस्टेब्लिश ए ट्रेडिंग स्टेशन फॉर स्पाइस ट्रेड एट जकार्ता एंड यूज्ड इंडिया ए पोर्ट ऑन देयर ट्रेड रूट। उन्होंने क्या करा, ट्रेड रूट यानी कि व्यापार मार्ग, उन्होंने क्या करा, व्यापार मार्ग से एक मतलब मसालों की खोज की थी उन्होंने, मसालों का एक अड्डा बनाया उन्होंने वहाँ पे, कहाँ पे, जकार्ता में और यूज़ किया उस वाले रास्ते को, किसमें, व्यापार का मार्ग बनाने के लिए रास्ते का यूज़ किया, इस जरिए वे भारत में घुसे। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, हाउएवर, हालांकि जो डच लोग थे उन्होंने देखा प्रॉफिट इन इंडिया, भारत में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, एंड सेटअप ऑफ फैक्ट्रीज, और उन्होंने फैक्ट्रीज को सेटअप किया, यानी कि फैक्ट्रीज का उद्घाटन किया बहुत सारी, एंड सेटलमेंट इन कोचीन, और कोचीन में वो सेटल हो गए। नागपट्टनम जो तमिलनाडु में है, एंड भीमुनीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। हाउएवर, हालांकि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन मिलिट्री पावर, लेकिन वो सैन्य शक्ति से मतलब वो नहीं थे, इंटरेस्टेड नहीं थे उसमें कि हम सैन्य व्यापार प्रकार के लिए, लेकिन उन्होंने जैसे जैसे अपने कदम है यहाँ पर बढ़ाते चले गए। फिर है बच्चों द फ्रेंच, द डच, द डंस एंड द इंग्लिश कम टू इंडिया टू ओनली ट्रेड इन स्पाइसेस। जो फ्रेंच लोग थे और डच लोग थे और डेंस लोग थे और जो ब्रिटिशवासी थे वो केवल भारत आए मसालों के व्यापार के लिए, यानी कि उन्होंने स्टार्टिंग वहाँ से की थी। ठीक है बच्चों। फिर आगे है एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश का, यानी कि जो ब्रिटेन के लोग थे उनका आगमन कैसे हुआ। द इंग्लिश ट्रेडर्स फॉर्मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600। जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको कहा जाता है, कब बनाई, 1600 में। एंड एंटर्ड एशिया अलोंग विद द डच, डच की सहायता से एशिया में उन्होंने प्रवेश किया। देयर एनिमीज, जो उनके शत्रु थे, वर द पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगाली उनके शत्रु थे, एंड द स्पेनर्स, और स्पेनवासी भी उनके शत्रु थे। बट लेकिन सून, जल्दी ही, उन्हें रियलाइज्ड हुआ, उन्हें ज्ञान हुआ कि द डच, जो डच लोग हैं, वर आल्सो विलिंग टू शेयर देयर इंटरेस्टेड इन द ईस्ट इंडियंस। जो डचिस लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि वो उनके साथ रहे, जो ईस्ट इंडियन के लोग थे। सो दे टर्नेड देयर अटेंशन ऑन इंडिया फॉर स्पाइस ट्रेड, यानी कि उन्होंने फिर अटेंशन किया, यानी कि ध्यान लगाया और क्या करा, मसालों का व्यापार यहाँ पे शुरू किया। विद टाइम, उसी टाइम, दे वर एबल टू गेन ए फुट होल्ड इन इंडिया। इसी प्रकार मतलब व्यापार कर करके वे अपने पैर यहाँ पर जमाने लगे और इसमें उन्हें बहुत सारा लाभ भी हुआ नए नए व्यापार करके। ठीक है बच्चों। फिर आए दो कॉलोनियल पीरियड, यानी कि औपनिवेशिक काल। इसमें क्या हुआ बच्चों, सर थॉमस रो, द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ ब्रिटेन, जो ब्रिटेन का फर्स्ट एम्बेसडर था, वेंट टू सीक द परमिशन ऑफ द मुगल एम्पायर। यहाँ पे मुगल एम्पायर, मुगलों का शासन था उस टाइम पे, तो मुगल एम्पायर किसका शासन था, जहांगीर का। जहांगीर के पास गया, किस लिए, सीख मतलब मांगने के लिए। जो सर थॉमस रो था वो फर्स्ट एम्बेसडर था ब्रिटेन का, वह क्या करा, वह गया कहाँ पर, सीख मांगने के लिए, द परमिशन किस चीज़ की, ऑफ द मुगल एम्पायर यानी कि मुगल बादशाह जहांगीर के पास, टू ट्रेड विद इंडिया में मतलब व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए वहाँ पे गया। विद परमिशन, उसके परमिशन के साथ, द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी उसने स्थापना की। ट्रेडिंग सेंटर्स चलाए एंड फैक्ट्रीज इन सूरत, और फैक्ट्रीज खोली कहाँ पर, सूरत में 1608 में। एंड द अदर इन मद्रास, और बहुत सारी खोली मद्रास में भी, कलकत्ता एंड बॉम्बे। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद क्या होता है, इन 1757 यानी कि 1757 एट प्लासी, प्लासी एक जगह का नाम है बच्चों, इसे प्लासी का युद्ध भी कहा जाता है, यहाँ पे युद्ध हुआ था। एट प्लासी प्लेस बिटवीन कलकत्ता एंड मुर्शिदाबाद, जो मुर्शिदाबाद के और कलकत्ता के बीच का स्थान है। द मिलिट्री फोर्सेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री फोर्सेज थी, अंडर रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में थी वो, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव उनका नेता था। बैटल्ड, युद्ध हुआ विद द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला, किसके साथ,
सिराजुद्दौला के साथ उसका रॉबर्ट क्लाइव का युद्ध हुआ। द नवाब ऑफ बंगाल का जो बंगाल का नवाब था कौन? सिराजुद्दौला। द नवाब वाज डिफीटेड, जो नवाब था वो हार गया। द बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध हुआ, मार्क द फर्स्ट मिलिट्री सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना यानी कि सफल बनाने के लिए यह उनकी जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो पहली जीत थी, जिसके ज़रिए मतलब प्लासी के युद्ध में उसको हराकर ब्रिटिशों ने अपनी मतलब कंपनी को स्थापित किया और पैर जमा लिए बहुत खुशी से। ठीक है बच्चों, ड्यूरिंग द 17वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द फ्रेंच, बहुत सारे फ्रांचवासी, एंड द ब्रिटिश, जो ब्रिटिशवासी थे, फाउंड ए सीरीज बैटल्स, बहुत सारे युद्ध लड़े गए, कॉल्ड द कर्नाटिक वार्स, जिनको कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। बच्चों यहाँ पे 4-5 युद्ध हुए, कर्नाटक में हुए हैं ये, जिनको कर्नाटिक वार्स, कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। द ब्रिटिश वर सक्सेसफुल, जो ब्रिटिश थे उनमें सक्सेसफुल हुए यानी कि उन्हें सफलता मिली इन डिफीटिंग द फ्रेंच, फ्रेंच को हराने के लिए, एंडिंग ऑलमोस्ट एक सेंचुरी ऑफ कॉलोनियल कन्फ्लिक्ट इन इंडिया, यानी कि जो औपनिवेशिक काल था उसको संघर्ष को बिल्कुल निपटाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली। किसे? ब्रिटिश को। कि बच्चों, विद द सुपरमेंसी यानी कि प्रभुत्व, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रभुत्व के कारण इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में स्थापित हो गई थी बहुत ज़्यादा। इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट, यह उनके लिए बहुत भारी नहीं था, कठिन नहीं था, टू विन, जीतना, अनदर बैटल, कोई भी युद्ध जीतना। मतलब इस युद्ध के बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों में इतनी ज़्यादा मतलब सामर्थ्य आ गई थी कि उनके लिए कोई भी युद्ध को जीतना मुश्किल नहीं था। द बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर में जंग का नाम है बक्सर। बक्सर में युद्ध हुआ, कब हुआ? वो 1763 में। आफ्टर विनिंग, इस युद्ध को जीतने के बाद, दिस बैटल द ब्रिटिश अपॉइंटेड द राइट ऑफ कलेक्ट लैंड रिन्यू फ्रॉम बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल। उन्होंने क्या करा? धरती पर कब्जा कर लिया, कौन सी? बिहार की, उड़ीसा की और बंगाल की। ओके बच्चों, फिर क्या होता है? रॉबर्ट क्लाइव वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर इन 1765। फिर क्या हुआ? 1765 में गवर्नर बनाया गया, किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। आफ्टर हिम, उसके बाद, इन 1772 वैरन हॉस्टिंग्स, 1772 में वैरन हॉस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का उनको गवर्नर बनाया गया। ही कॉन्सुलेटेड द कंपनी एज रूल इन बंगाल, उन्होंने क्या कहा? बंगाल में बहुत सारे रूल्स को मतलब समेकित किया। द मराठास एंड हैदर अली, जो मराठास थे और हैदर अली था, हु रूल्ड ओवर मैसूर, जो कि शासन करता था किस पर? मैसूर में। रेस्टेडेड हिम इन द फर्स्ट मैसूर वार, उन्होंने क्या किया? फर्स्ट मैसूर वार शुरू किया, पहला मैसूर का युद्ध। फिर क्या हुआ? इन 1789 में हैदर अली सन, जो हैदर अली का बेटा था, टीपू सुल्तान, फाउट द अदर मैसूर वार्स, उसने अलग से मैसूर के युद्ध लड़े विद द ब्रिटिश लोगों के साथ। आफ्टर दिस, इसके बाद, द ब्रिटिश आल्सो फाउट वार्स, जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने अलग से युद्ध भी लड़े विद महाराजा रंजीत सिंह, 1780 से 1839 तक। ठीक है बच्चों। अनफेयर पॉलिसीज़, अनुचित नीतियों, जो अनुचित नीतियाँ थी यानी कि उन्होंने बहुत खराब नीति बनाई थी ब्रिटिश वासियों ने। अनफेयर पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश, अनफेयर यानी कि अनुचित नीति जो थी ब्रिटिशों की। सच एज डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स क्या थी बच्चों? चूक का सिद्धांत इसको कहा जाता था। इसमें क्या होता था? अकॉर्डिंग टू विच, इसके अनुसार क्या होता था? इफ़ ए रूलर, यदि एक शासक, ऑफ ए स्टेट, एक राज्य का कोई शासक, डाइड, अगर वो मर जाए, विदाउट ए नेचुरल हेयर, अगर उसका कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब उसका कोई अपना ही बेटा नहीं है, तो क्या होता था? द स्टेट वुड बी एनेक्सेड बाय द ब्रिटिश, जो वो स्टेट था वो मतलब उनके ब्रिटिश के हाथ में चला जाता था। ठीक है, अगर उसका बेटा होता था तो उसका बेटा उसका राज्य करता था। लेकिन जो इन्होंने नीति चलाई डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स यानी कि चूक का सिद्धांत, इसमें अगर किसी का बेटा नहीं है तो ये सारा शासन किसके हाथ में चला जाता था? अंग्रेजों के हाथ में चला जाता था। लेड टू द एनेक्शन ऑफ मोर टेरिटरीज लाइक झांसी एंड नागपुर, झांसी और नागपुर में ऐसा ही इन्होंने किया।
बच्चों रानी झांसी की रानी थी जो उनके अपना पुत्र नहीं था, उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था चाइल्ड, लेकिन उनके बेटे को नहीं लेने दिया गया था राज्य, क्योंकि उन्होंने ये नीति चलाई थी डेक्ट्रॉन ऑफ लेप्स, यानी कि अगर अपना बेटा है तो वो ही नेक्स्ट राजा बनेगा, वरना तो कोई नहीं बनेगा। अडॉप्ट चाइल्ड को उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन फिर क्या होता है, बाय अर्ली 1857 के दौरान अवध वाज एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश एंड दे वर रूलिंग ओवर नियरली द होल ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या करा, पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू किया। एट दिस टाइम, इस समय द इंडियन सिपाही, जो भारतीय सिपाही थे, वर एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। एक एनफील्ड राइफल थी बच्चों, राइफल थी, बंदूक का नाम है यो एनफील्ड राइफल, हुज बुलेट्स, जो उसमें बुलेट्स यानी कि जो उसमें कारतूस लगे हुए थे, हैड टू बिटन बिफोर यूज, उनको यूज़ नहीं किया जाता था। क्यों? देयर वर रेमन्स दैट द बुलेट्स वर सेमेड विद पिग एंड काउ फैट एंड मैनी सिपाहीज रिफ्यूज टू यूज़ द एम्यूनिशन। क्या हुआ बच्चों कि उनमें जो कारतूस उन्होंने बनाए थे, बंदूक जो बनाई थी, उनमें क्या करा उन्होंने, गाय की और सुअर की चर्बी लगाई थी, जिसे मुंह से खोलना होता था। तो क्या हुआ, यहाँ के बहुत सारे सैनिकों ने उस वाली मतलब उसे यूज़ करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि हम मुंह में मांस नहीं देंगे। तो इस चीज़ के लिए मना कर दिया और गोला बारूद की मना कर दिया गया, क्योंकि ऐसे ऐसे यूज़ होते थे। ब्रिटिश तो उनका यूज़ कर लेते थे, लेकिन भारतीयों ने सबने मना कर दिया। फिर क्या होता है, ए सोल्जर नेम्ड, एक सिपाही भारत का, तो जो मंगल पांडे जिसका नाम था, लेड ए पोर्ट्रेट इन मेरठ कैंट, उन्होंने मेरठ कैंट से इसका विरोध करना शुरू किया, मतलब कि तुम ऐसे कारतूस क्यों बना रहे हो, हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। 10 अप्रैल, जो सिपाही थे, रेबल्ड, उन्होंने विद्रोह किया, शाउटेड, और चिल्लाए, मारो फिरंगी को, वहाँ के चिल्लाए में। ब्रॉक ओपन जेल्स, उन्होंने जेल्स तोड़ दी, बहुत सारी जेल तोड़ दी। एंड मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, और दिल्ली से मार्च पास्ट स्टार्ट कर दिया। कैप्चर्ड द सिटी, सिटी को अपने कब्जे में करना चाहते थे। एंड डिक्लेयर्ड द मुगल किंग बहादुर शाह जफर एज द सोवेरेन रूल इन ऑफ इंडिया, जो बहादुर शाह जफर था जिसका शासन चल रहा था भारत पर। द अपराइजिंग नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई, और द स्पॉन्टेनिटी, यानी कि सिपाही का उत्परिवर्तन हुआ। सिपाही में बहुत मतलब जोश आ रहा था अपने भारत को आज़ाद करने के। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फेयर अक्रॉस सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया, पूरे भारतीय मतलब मध्य भारत में और उत्तरी भारत में ये पूरी तरह से फैल गया। फिर क्या होता है, एट कानपुर, नाना साहब, जो कानपुर में नाना साहब थे, द एडोप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा, जो उनका एडोप्टेड सन था, यानी कि उन्होंने गोद लिया हुआ था लास्ट पेशवा, जिसका नाम था बाजीराव सेकंड। लेड द फोर्सेज, उन्होंने फोर्स किया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एंड बेगम हजरत महल इन लखनऊ, और लखनऊ से जो बेगम हजरत महल थी उन्होंने। वर आल्सो इज कमांडेड, उन्होंने कमांड भी दी। इट वाज ए हीरोइक एफर्ट, वो उनका वीर प्रयास था, बहुत बढ़िया वाला प्रयास था। टू एलिमिनेट ब्रिटिश रूलर, हाउएवर, मतलब यहाँ से ब्रिटिश का रूल शासन समाप्त करने के लिए। हाउएवर, हालांकि इट वाज अनसक्सेसफुल, ये अनसक्सेसफुल रहा, यानी कि इन्हें सफलता नहीं मिली। द रिटेलिएशन, यानी कि प्रतिरोध, ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश का प्रतिरोध करने के लिए। टू कर्ब द इम्यूनिटी, गदर पर रोक लगाई गई। वाज वायलेंट, सहायता से शांतिपूर्वक, एंड ब्रटल, युद्धपूर्वक भी। दे रिड्यूस्ड द Indian soldier to half in their army, and the Indian regiments were incorporated into the British regiment, यानी कि ब्रिटिश का मतलब कुछ भी तरह से साथ नहीं देना, उनको छोड़ दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, उनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट क्राउन रूल, मतलब अपने हाथ में शासन लेना था। इन 1877 क्वीन विक्टोरिया, 1857 में क्वीन विक्टोरिया वाज कवर्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया, भारत की शासिका बनी। ए विक्ट्री वाज अपॉइंटेड इन इंडिया, एक जीत सी दिखाई दी भारत में। डेक्ट्रॉइन ऑफ लेप्स, जो डेक्ट्रॉइन ऑफ लेप्स यानी कि चूक का सिद्धांत था, वास्ट एप्लॉइज, इसको बना कर दिया गया, यानी कि अब कोई भी दत्तक पुत्र यानी कि अपना पुत्र को गोद ले सकता है। प्रिंसेस वर गिवन टू, जो राजकुमार थे, गिवन टू राइट, उन्हें राइट दिया गया। एडोप्टेशन, सन को यानी कि गोद लेने का अधिकार दिया गया। ट्रेड्स वर 100 एंड रिलीजियस फ्रीडम वाज अरेस्टेड, यानी कि सब अपनी स्वतंत्रता से जीने लगे, अपना धर्म अपनाने लगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश सरकार थी, इन इंडिया, भारत में, प्रोवाइड सेफ्टी बाय इम्प्लीमेंटिंग इंडिया पैनल कोड, यानी कि मतलब हमें थोड़ी सी सुरक्षा भी मिलने लगी और पैनल कोड भी मिलने लगा, जिसका कहा जाता है क्रिमिनल
प्रोफेसर कोड यानी कि CRPC फॉर बेटर पुलिस, अच्छी पुलिस के लिए, कंट्रोल इक्वालिटी जो इक्वालिटी रखती थी, बिफोर लॉ फॉर सिटीजन्स कानून के मतलब लोगों के लिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटिश की सरकार थी, आल्सो टेक केयर ऑफ एजुकेशन उन्होंने एक्शन भी लिए किस चीज़ के लिए, एजुकेशन यानी कि पढ़ाई के लिए भी, फॉर ऑल सभी के लिए, एंड प्रोविजन ऑफ हायर एजुकेशन और प्रोवाइड करी एक हायर एजुकेशन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से भारत में कौन कौन आए ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, वीडियो को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।